हेलो। नमस्कार साथियों, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इतनी रात को आप जुड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। कहीं न कहीं आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूं और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट संख्या 27 के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों से प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, है ना। तो एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। जहां से भी हो, जैसे भी हो, कम से कम हाय हेलो लिख करके भेज दीजिए। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। पढ़ाई आप लोगों की उम्मीद करता हूं कि बेहतर और अच्छी चल रही होगी। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का प्रवर्तक है। मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि विष्णु स्वामी है या निम्बारकाचार्य हैं या मध्वाचार्य हैं। साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था और 1829 यानी 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था, यानी इसको समाप्त किया था, है ना। तो एक बार आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे दोस्तों, इसका लोगों के आंसर पहले का सी ऑप्शन आना शुरू हो गया है, जिसमें कि मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, एस यादव जी जुड़े हुए हैं, कोमल हैं, है ना, निखिल हैं, यहां पर रविंद्र हैं, पूजा हैं और मौसम जी हैं जी। बहुत सारे साथी यहां पर जुड़े हुए हैं, है ना। ये कौन है? मयंका श्रीवास्तव, निखिल हैं, प्रिया हैं, बहुत सारे साथी यहां पर जुड़े हुए हैं। तो एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग उत्तर देंगे। एस यादव के उत्तर डी आ रहे हैं, यानी आपके दिमाग में यह बात कहीं कहीं चल रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं कौन है? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी को 28 क्षमा चाहता हूं 28 ईस्वी को इन्होंने किया था। लेकिन साथियों, एक बात और ध्यान में रखना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? मध्वाचार्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं रहना है आप लोगों को, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे साथियों के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक बार सभी साथी लाइव आ जाएं भाई, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। विक्की सिंह बिल्कुल सही आंसर है जी। कैसे हैं विक्की जी? बढ़िया है, मस्त है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के फिर हम लोग आ रहे हैं। चलिए, विवेक प्रकाश, इनके उत्तर सी आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे तरीके से देंगे। राहुल वेल ये बोल रहा है कि के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। मेरे दोस्तों, आप क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि सही नहीं है। जरा बताइए किसमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो राहुल वेल के विषय में सही नहीं है। आइए देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के उत्तर क्या आते हैं। कह रहा है इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि। रोड़ा, यहां पर आपका ताड़ंजा चिन्ह का प्रयोग होगा। तो कह रहा है इसका रचयिता, यानी इसके होना चाहिए था, खैर इसका नहीं होना चाहिए था, इसके रचयिता, है ना, ये हटा दीजिए। इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि। देखिए, किसी का सम्मान करना चाहिए, पहली बात। ये सेंटेंस हालांकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये सेंटेंस आपका मिस्टेक है। यहां पर होना चाहिए था कि इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं, क्योंकि अगर सम्मानित व्यक्ति कोई है तो वहां पर क्रिया हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जैसा कि हम लोग वाक्य शुद्धि में ऐसे प्रश्नों को करते हुए चले आते हैं। तो इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं, है ना। यह मूलतः एक शिलांकित कृति है, यानी शिलांकित रचना है, यानी यह शिला यानी अर्थात पत्थर पर लिखी हुई रचना है, शिलाओं पर लिखी हुई है। एक बार सभी लोग उत्तर बताइए कि सी वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। दूसरे का सी उत्तर इनमें आ रहे हैं कि इनमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। मेरे दोस्तों, राहुल नामक जो नायक का शौर्य वर्णन यहां पर दे रहा है, यह बात गलत है। मूलतः यह एक शिलांकित कृति है। पहली बात जान लीजिए कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी? राहुल वेल की। राहुल वेल, बहुत ध्यान से देखेंगे तो राहुल वेल जो होता है यह एक शिलांकित कृति है। इसके विषय में जान लीजिए कि इसके जो कवि हैं ये कवि क्या हैं? तो रोड़ा नामक कवि हैं, जो कि आपका दिया हुआ है। दूसरी पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे कि यह एक शिलांकित कृति है। कैसी कृति है? तो आप कहेंगे
कि शिलांकित, शिलांकित का मतलब होता है कि शिला पर अंकित है ना। तो शिलाओं पर अंकित होने के कारण इसको शिलांकित कृति के भी नाम से जानते हैं, है ना। और ध्यान में रखना है कि नख शिख परंपरा जो तीसरा दिया हुआ है कि इसमें नायक का सौर वर्णन है, ये आपका गलत है। इसमें बेसिकली वर्णन किसका है, तो नख शिख परंपरा का आरंभ इसी ग्रंथ से माना जाता है। तो आप लिखेंगे कि नख शिख परंपरा का आरंभिक ग्रंथ नख शिख। नख शिख, नख शिख का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। नख शिख की परंपरा का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है ना। आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। आप कहेंगे साथियों कि नख शिख परंपरा, नख शिख का मतलब होता है नख से लेकर के सिख तक, यानी इसमें नायिका का वर्णन है ना कि नायक के सौर वर्णन का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें नायिका के नख से लेकर सिख तक, यानी हम कह सकते हैं कि पैर से लेकर के सर तक का इसमें वर्णन किया गया है। और ऐसी कृति यह पहली कृति मानी जाती है। तो इसमें नायक का सौर वर्णन जो दे रखा है, यह बात आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर, ये बोला भी है ना कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बोलिए कितने लोगों के आंसर बिल्कुल आया हुआ है। बिल्कुल नख से लेकर पूरे सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जी हां दोस्तों, 10 से 15 मिनट से खोज रही थी। वाईटी पर क्लास अभी मिला। रीचा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी मुझसे जुड़े नहीं हैं, मैं फिर बता दूं कि अच्छा, जो लोग जुड़े हुए हैं ना, एक काम मैं ये कहूंगा, बहुत सारे साथी जो है कि ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे साथी ढूंढ रहे हैं कि सर पढ़ा कहां रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक चर्चा ये करना चाह रहा हूं कि आप लोग कुछ भी ना करिए तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक स्टेटस लगा लीजिए। यह आपसे रिक्वेस्ट इतना कर सकते हैं। आज की क्लास का कम से कम आप स्टेटस लगा लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर स्टेटस आप आज की क्लास का लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे उन सभी विद्यार्थियों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा जो साथी हमारे इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं ना। तो बोलिए, यह काम आप लोग आज करेंगे, पक्का है कि आज यह काम आप लोग करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुमान रासो, कहीं कहीं खुमान देता है, कहीं कहीं खुमार लिखा रहता है। खुमान रासो का रचयिता जो है कौन है? जगनिक को मानते हैं, दलपति विजय को मानते हैं, या नरपति नाल को मानते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का मैं आप सभी लोगों से सही आंसर चाहता हूं। जल्दी बताइए, जल्द से जल्द सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताएं। बोलिए। जी हां, कमेंट्स आपके आना शुरू हो गया है। बी आंसर। जी नमस्कार जी, नीतीश कुमार यहां पर। जी नीतीश जी नमस्कार। एक बार सभी साथी मुझे इस प्रश्न का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस प्रश्न का मुझे सही जवाब सभी लोगों से चाहिए। सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही जवाब देने का कष्ट करें। जी हां बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही जवाब दें। इसका सही आंसर क्या आएगा? बोलिए भाई। बी आंसर आना शुरू हो गया है। क्या है बी आंसर? दलपति विजय, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, दलपति विजय इसका सही आंसर होगा। देखिए, जगनिक आल्हाखंड की रचना किसने किया है? इनकी रचना है जिसका नाम है आल्हाखंड। क्या नाम है? आल्हाखंड। और जगनिक ने उसमें दो महान शूरवीर हैं जिनका नाम है आल्हा और उदल, उनका वर्णन इसमें खास तौर पर इन्होंने किया है। ठीक है, उनका वर्णन इन्होंने किसमें किया है? तो यहां पर आल्हाखंड में इन्होंने इसका भरपूर वर्णन किया है। इसके बाद जब बात करते हैं हम नरपति नाल की, तो विसल देव रासो, ध्यान में रखेंगे साथियों कि विसल देव रासो इनकी रचना है जिसका नाम है विसल देव रासो। है ना। चलिए, ये सब रासो परंपरा के ग्रंथ हैं आपके। तो इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पॉकेटमार में कौन सा समास है, आपको बताना है किसमें समास कौन सा है। कमेंट बॉक्स में एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग इसका तेजी से आंसर देने का कष्ट करेंगे। आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, अभी जस्ट आए हूं, क्या आपसे पढ़कर मेरा एग्जाम निकल जाएगा, प्लीज बताएं। पल्लवी कुमारी, क्या आपसे पढ़कर मेरा एग्जाम निकल जाएगा। मेरे दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि मुझसे पढ़कर आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ तन्मयता से जुड़ते हैं तो बिल्कुल आप परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। हम आपको उंगली पकड़ना सिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको परीक्षा को पास करना सिखा नहीं सकते दोस्तों, यह आपको खुद करना पड़ता है ना। एक कदम की दूरी मैं आपको चला सकता हूं कि यह कदम अगर पकड़ लीजिए, इस तरह से आप चलिए तो कहीं ना कहीं आप सफल अवश्य होंगे। लेकिन मुझसे पढ़कर आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहली बात तो ये जानिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तन्मयता से लगना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। मान लीजिए मैं पढ़ा देता हूं, आप नहीं पढ़ते हैं, फिर कैसे मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम निकल जाएंगे। हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तन्मयता से पढ़ते हैं, लगे रहते हैं, तो जरूर आप अवश्य सफल हो जाएंगे, रोक नहीं सकता कोई। आपके क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए कि मैं जितना डिटेल में पढ़ाता ही हूं उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं है, अच्छे खासे आपके कंटेंट भी मिलते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बाकी दोस्तों पढ़ना आप ही को है। आंसर आपके आने शुरू हो गए हैं। तत्पुरुष समास, क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा था, है ना। चलिए तो यहां पर पॉकेट मार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए पॉकेट मार का जब समास विग्रह करते हैं तो हम कहते हैं कि पॉकेट को मारने वाला, क्या कहते हैं, पॉकेट को मारने वाला। तो पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, जहां पर को विभक्ति आपकी लग गई, अर्थात कर्म कारक की को विभक्ति यहां पर लगी हुई है, इसका अर्थ है कि यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इसको बोलते हैं साथियों कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथमा तत्पुरुष। इसी को बोलते हैं क्या, प्रथमा तत्पुरुष। आप कहेंगे सर प्रथमा तत्पुरुष कैसे हो जाएगा, प्रथमा तत्पुरुष कैसे हो जाएगा। प्रथमा तत्पुरुष तो आपका कर्ता तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक, दो कारक का मैं नाम लिखता हूं। एक मैं नाम लिख लेता हूं कर्ता कारक, ध्यान से सुन लीजिए, कर्ता कारक, और दूसरा मैं लिखता हूं संबोधन कारक। कौन सा, तो आप कहेंगे कि सर संबोधन कारक। कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग, कर्ता कारक और संबोधन कारक की, एक सेकंड रुक जाना, कर्ता कारक संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है, जो विभक्ति होती है, इसका प्रयोग साथियों कभी भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं करते हैं। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष की बात करते हैं तो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और जब हम लोग अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास में आपके पूर्व पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, तथा अव्यय होता है, अव्यय होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, कह रहे मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है। मुल्ला दाऊद कह रहे पश्चिमी परंपरा से संपृक्त भाषा शैली है, या साहित्यिक अवधि है, या पहाड़ी मिश्रित अवधि का प्रयोग इन्होंने किया है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें। देखिए सर जी मैं आपका टीजीटी हिंदी का बैच लेना चाहती हूं, लेकिन एप्लीकेशन पर नहीं दिख रहा है। मेरे साथियों एप्लीकेशन पर बिल्कुल दिख रहा होगा। और एक बात मैं आपसे शेयर कर देता हूं, एक चीज मैं आपसे और शेयर कर देता हूं दोस्तों, क्या प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय
जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको हिंदी के बैचेस दिखाई देंगे, जिसमें कि टीजीटी के साथ जो कॉमन पेपर है हो सकता है वो भी जुड़ा हुआ दिखाई दे। यानी आप कॉमन पेपर 40 क्वेश्चन का और साथ ही साथ 80 क्वेश्चन के हिंदी जो आते हैं उनके बैच आपको दिख रहे होंगे, उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेक्निकल टीम को संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको उसके विषय में भी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर सभी लोग दीजिए कि इसका सही आंसर क्या आएगा, बोलिए। एक बार सभी साथी उत्तर दें। जी हां, वहां से आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आंसर बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या आ रहा है, तो इसका सही आंसर आप लोगों के, जी हां दोस्तों बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है। सर मेरा वेस्ट बंगाल से टीआरई 4 पॉइंट दूंगा इसलिए मैं ऐसा बोली सर। कोई बात नहीं, वेस्ट बंगाल से आप देंगी तो बिल्कुल आपका दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि मैंने तो वैसे ही बोल दिया केवल हंसी में, लेकिन हाँ बिल्कुल आपका अगर आप मन से पढ़ते हैं हिंदी 80 क्वेश्चंस में आपके बेहतर नंबर आएंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप हिंदी से हैं तो आराम से आपका कंपटीशन फाइट हो जाएगा। आप हमारे बैचेज को ले सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप बैच को परिचित भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मुल्ला दाऊद की जो भाषा है ना, यह अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, तो आप कहेंगे अवधी भाषा है, अवधी भाषा है। इस ऑप्शन में कहीं भी अवधी भाषा दिया नहीं है। पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, जी नहीं। साहित्यिक अवधि, देखिए साहित्य में अवधि का विशेष प्रयोग है तो नहीं कह सकते आप। पहाड़ी मिश्रित अवधि नहीं। यहां पर सही आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन पर हम जाना पसंद करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। साथियों गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है वो आपको एक दिन और मैंने बताया था, सख्य भाव नहीं है, कांत भाव नहीं, दास्य भाव है ना, दास्य भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भक्ति है वो दास्य भक्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही से उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर कितने लोगों का आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके सही उत्तर सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, 6 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि किसका चयन करना है, तो आप कहेंगे कि सर असत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। अच्छा, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं को उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। क्या कह रहा है जी, इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कार्य कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन, बिल्कुल उत्तर जो आपका उत्तरकांड है यह रामचरितमानस का 7वां कांड है, क्योंकि रामचरितमानस का पहला कांड बालकांड है, अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और अंतिम कांड आपका कौन सा कांड है, तो आप कहेंगे कि अंतिम कांड उत्तरकांड माना जाता है। हालांकि कवितावली जो इनकी रचना है ब्रजभाषा में लिखी हुई है, यह आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई है। कौन सा, रामचरितमानस। लेकिन जो गीतावली है, कवितावली है, यह आपके ब्रजभाषा में लिखी गई है और इसमें भी कांडों की संख्या 7 ही है। यह बात ध्यान में रखेंगे। तो यह राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, यह बात सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस कांड में कवि ने युगहीन समस्याओं को उचित तथा सर्वाग्राही समाधान दिया है, यह बात आपका उपयुक्त नहीं है साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। सी वाला आपका गलत होगा। गलत का मतलब है कि सी वाला आपका असत्य हो जाएगा। इट मींस सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जी हां, बिल्कुल सही आंसर है। कोई कह रहा है कि सर सीटेट डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। चलिए आगे बढ़े।
कोई कह रहा है कि सर 30 से 35 से ज्यादा नहीं आता है। मेरे साथियों, अगर 40 क्वेश्चन में आपके 30-35 आ रहा है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम है क्या है? अभी आप पढ़ रहे हैं और चीजों को अध्ययन भी कर रहे हैं तो और भी ज्यादा आएगा, घबराइए मत। 30-35 अभी आपको कम ही लग रहा है ना। कह रहा है कि इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा के रचयिता आपको बताना है कि देव है या फिर बोधा को माना जाता है। किसको? बोधा को, या फिर आलम को माना जाता है। बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके सभी लोग बताएं। पहले इसका आंसर देते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई भी करते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे, है ना। लेकिन पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इश्कनामा के रचयिता कौन माने जाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी बताएं। आठवें का बी उत्तर आना शुरू हो गया है और बी आंसर पे बोधा है ना। क्या आंसर है? तो बोधा। बोधा साथियों, बोधा का जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या है? तो बुद्धिसेन है। क्या है? बुद्धिसेन इनका मूल नाम है। और इनकी एक और भी कृति है, ध्यान में रखेंगे। यह मूल नाम है इनका, लिख लीजिएगा। मूल नाम क्या है? बुद्धिसेन है। और इनकी एक और कृति है, इसको ध्यान में रखेंगे, जिसका नाम है विरह वारिस। विरह वारिस इनकी एक और कृति है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इश्कनामा और विरह वारिस किसकी कृति है? तो बोधा की कृति मानी जाती है। कह रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1865 है, 1890 है, 85 है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से एक से मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा है, इसका प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है। कमेंट बॉक्स में एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। जी हां, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए भाई? 1865 है, 90 है, 85 है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 1890 अर्थात 1890 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कह रहा है युद्ध देश की विरोधी प्रवृत्ति है। यस, युद्ध देश की विरोधी प्रवृत्ति है। मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? अच्छा, ये बोल रहा है कि युद्ध देश की विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। ये बात तो नहीं कह सकते आप, और इस बात को भी नहीं कह सकते जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। यस, कुरुक्षेत्र में यह बात बताया गया है, रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। जमनास मनुज पर, हालांकि रश्मिरथी से यह लिया गया है। जमनास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जिसमें कि रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कर्ण को माना गया है, ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का ही है। तो यहां पर इसमें बताया गया है कि भाई जब तक संसार में सद्भावना की बात नहीं होती है, शांति की बात नहीं होती है, समता यानी समानता की बात नहीं होती है, न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक युद्ध क्या है? अनिवार्य है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे। विकल्प संख्या सी आपके यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। बोलिए कितने लोगों के उत्तर विकल्प संख्या सी सही आया था? जी 1890 ही होगा, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स देखते हुए। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह कह रहा है कि एक मिनट रुक जाना जरा, कुछ मिस्टेक है क्या इस क्वेश्चन में? मैं थोड़ा देख लेता हूं, रुक जाइए। देखिए यहां पर एक मिस्टेक ये है ना कि परिमाणीय इसका कोई दिया नहीं है ना। दीपशिखा महादेवी वर्मा का, ये तो सही है, ठीक है। प्रेम पथिक, ये प्रेम पथिक होना चाहिए था। और प्रेम पथिक किसका है? जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है ना, ये होगा
जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। तो बेसिकली सी वाले ऑप्शन पर हम जाना पसंद करेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं कि इसका आपको दिया नहीं है मिलान, है ना, तो इसलिए ये वाला मिस्टेक है जरूर। लेकिन सही आंसर इसमें आपका सी वाले ऑप्शन पर हम जाना पसंद करेंगे। प्रेम पथिक किसका है? काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, कह रहा है कि जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? कह रहा है श्रीरामपुर कॉलेज, या कह रहा है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, या फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बेसिकली है कहां पर? कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है, ध्यान में रखेंगे, कोलकाता में है। और यह फोर्ट विलियम परिसर में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? तो फोर्ट विलियम परिसर में कोलकाता में है। जी हां, बिल्कुल ठीक है ना। 18 अगस्त 1800 ईस्वी को इसकी स्थापना भी हुई थी। कब हुई थी? अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, 18 अगस्त और 1800 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो यहां पर 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। कहां पर रखी? तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में रखी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। देखिए, कह रहा है कि अंधायुग, अंधायुग किसका है? धर्मवीर भारती का है। किसका है? कह रहे अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो भी अभिशप्त जीवनी जीने को बाध्य है? कह रहे दुर्योधन होगा, युयुत्सु है, धृतराष्ट्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। अंधायुग बेसिकली नाटक है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। 1954 में यह प्रकाशित हुआ था। लिखना चाहते हैं तो लिखिए लीजिए, यह धर्मवीर भारती का नाटक है। प्रकाशन वर्ष इसका कब है? तो आप कहेंगे 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक ना। तो कह रहा है कि जीने वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? दुर्योधन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र। कोई नहीं होगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प संख्या ई आपके यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। विकल्प संख्या ई आपके यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कह रहा है विनोद रस्तोगी का है, मोहन राकेश का है, जगदीश चंद्र माथुर का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। बोलिए भाई, इसका सही आंसर क्या आएगा? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर। किनके आंसर सही आए हैं? बिल्कुल सही आंसर है जगदीश चंद्र माथुर की। यह क्या है? एकांकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहे उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही सही उत्तर बताना है कि यहां पर उपन्यास दिया हुआ है और प्रमुख इसके पात्र दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से पात्रों का सही युग्म है। कह रहा है सुनीता और हरीश इसके पात्र हैं। कह रहा है पहली बात तो सुनीता किसका उपन्यास है? मैं लिख देता हूं, यह जैनेन्द्र का है। किसका है? मैं इसको कहां लिखूं? यहीं पर लिखता हूं जैनेन्द्र। किसका है? तो आप कहेंगे कि जैनेन्द्र का यह उपन्यास है, ठीक है ना। अंधेरे बंद कमरे यह किसका है? तो आप कहेंगे मोहन राकेश का है। किसका है? तो मोहन
राकेश का उपन्यास है। ठीक, दादा कॉमरेड आपको पता ही है, यशपाल का है। आसान सा प्रश्न है, किसका है? यशपाल का है। दादा कॉमरेड किसका है? यशपाल का यह उपन्यास है। आपको बताना है कि सुनीता जो उपन्यास है जैनेन्द्र का, इसमें सुनीता और हरीश ये दो पात्र हैं, क्या यह बात सत्य है? अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरवंश यह दो पात्र हैं, क्या यह बात सत्य है? दादा कॉमरेड में रेखा और हरिप्रसन्न यह दो पात्र हैं, क्या यह बात सही है? कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। किसका सही उत्तर क्या आएगा, जरा बताइए। लोगों के ई उत्तर आना शुरू हो गया है और राजीव कुमार के ए उत्तर आना शुरू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ई उत्तर होगा, ए 15 का ई। ए और ई पर कई लोग टिक चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ए होगा और कुछ लोगों का मानना है कि ई होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों के उत्तर सही आते हैं। बोलिए भाई, मैं हट जाता हूं जी, मैं हट जाता हूं, बोलिए। अब बताइए सही आंसर कितने लोगों के आ रहे हैं। सही उत्तर का सभी लोगों को चयन करना है। देखते हैं कि कितने साथियों के उत्तर सही आ रहे हैं। डी आंसर, गुड। शशि के डी आंसर आ रहे हैं। कौन है? शशि जी हैं। बिल्कुल पात्र नहीं, ये क्या है पता नहीं सर, फिर भी डी आंसर। साथियों ध्यान में रखेंगे कि सुनीता और हरीश ये दोनों लोग हैं, ये बात सही है। सुनीता जैनेन्द्र का एक उपन्यास है ना। इसके बाद हम जब बात करते हैं अंधेर बंद कमरे, तो यह मोहन राकेश का एक उपन्यास है और इसमें नीलिमा और हरवंश की बात की गई है। बिल्कुल सही है। दादा कॉमरेड यशपाल का उपन्यास है और साथियों ध्यान में रखेंगे कि रेखा और हरिप्रसन्न, ये बात आपका गड़बड़ है, यही गड़बड़ है आपका। दोनों तो सही है, लेकिन इसमें दादा कॉमरेड में हरीश की बात की गई है। किसकी? इसका पात्र भी कौन है? हरीश है। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर ये वाला आपका गलत है ऑप्शन, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी आपके ए और बी सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जिनके आंसर आए हुए हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? आपको बताना है कि अधूरा उपन्यास कौन सा नहीं है। जरा बताइए कि अधूरा उपन्यास कौन सा नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग बताएंगे अधूरा उपन्यास कौन सा नहीं है। बोलिए। सर मुझे बीएड एंट्रेंस की तैयारी करनी है, क्या इस बाइक से हो जाएगी? क्या है? क्या इस कविता झा, इन्होंने ये कहा है कि सर आप पता नहीं कहां से प्रश्न उठा करके लाते हैं। मेरे दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, गुरुजी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा है? अच्छा, किताब में क्या दिया हुआ है? कोई कह रहा है सर आपने जो बताए थे कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, किताब में मैच नहीं कर रहा है ना। तो सबसे पहले उन्होंने, हालांकि आपको प्रेमा दिख रहा होगा, हो सकता है कि कुछ कुछ किताबों में प्रेमा दिया हुआ है। जो हम खुरमा और हम सबाब की बात करते हैं, 1907 ईस्वी में इसका अनुवाद हुआ था। टेंशन ना लीजिए, जो बताया हूं वो सही है, आप टेंशन नहीं लेंगे। है ना। कोई कह रहा है कि सर आप दिमाग घुमा देता है, आप टेंशन नहीं लेंगे। बीएड के लिए हम लोग एक बैच लॉन्च जल्दी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। उसमें जो लोग बीएड करना चाहते हैं इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, बहुत ही आपको एक नॉर्मल तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से बैच को स्टार्ट करेंगे, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन आंसर बताइए भाई, 12 क्या है? 16 नंबर उत्तर नहीं किसी का आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको उसको बता देंगे एक बार। हो सकता है कि मुंह से कुछ निकल गया हो, मैं एक बार उसको बता दूंगा आपको कि मैंने क्या बताया था,
ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए इरावती जो है यह जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? तो आप कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है जिसका नाम है इरावती। मंगलसूत्र जो है उपन्यास यह किसका है? तो आप कहेंगे कि मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका है? तो प्रेमचंद का उपन्यास है, और प्रेमचंद का यह अधूरा उपन्यास है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी इसको लिख रहे थे और उसी समय इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो यह मंगलसूत्र बाद में इसका प्रकाशन होता है। इनके पुत्र जो है इसको अमृत राय पूरा करते हैं और बाद में 1948 ईस्वी में फिर इसका प्रकाशन होता है। किसका? मंगलसूत्र का। हालांकि मुंशी प्रेमचंद ने मंगलसूत्र के केवल 4 अध्याय को लिख पाए थे। कितने? तो आप कहेंगे केवल 4 अध्याय को इन्होंने लिख पाए, 4 अध्याय को इन्होंने लिख पाए थे। और इसके बाद आगे चल करके इनके पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय। क्या नाम था? अमृत राय। इन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया और आगे चल करके 1948 में इसका प्रकाशन होता है। तो यह बात तो सही है कि यह अधूरा है। अधूरा ये भी है, यहां पर मैं लिख देता हूं, अधूरा ये भी है, ठीक है। ये भी आपका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद का तीसरा उपन्यास है, अधूरा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। चोटी की पकड़ की जब बात करते हैं तो चोटी की पकड़ यह पूरा उपन्यास है, अधूरा नहीं है। यह किसका उपन्यास है? तो आप कहेंगे साथियों कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है? तो आप कहेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह उपन्यास है। निराला का यह उपन्यास है और यह जो उपन्यास है यह अधूरा नहीं है बल्कि पूरा उपन्यास है, अधूरा नहीं है। तो 1919 यानी इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में 1946 ईस्वी को यह लिखा गया था, मतलब इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि 1946 को इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सारी बातों की आप जानकारी प्राप्त करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर से ढूंढ करके लाता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं कराता हूं ना, यह आपके लेवल को, आपके थिंकिंग लेवल को डेवलप कर देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं साथियों कि इस बार 80 में मेरा टारगेट है कि मिनिमम आपको 75 टू 76 मार्क्स आपको 80 मार्क्स में दिलाया जाए, तब जाके आप कहीं दुनिया से ऊपर रहेंगे। यानी जो लोग आपसे चढ़कर बात कर रहे हैं हिंदी में, आप उनसे चढ़कर बात करना है, ये बात ध्यान रखना है। 4.0 में इस बार आपका परचम लहराना चाहिए। करे जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं, अज्ञेय जी हैं, भीष्म साहनी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या आएगा। करे जॉर्ज पंचम जब भारत आए पहली बार तो इनके उपलक्ष्य में ही जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा था कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य विधाता, जॉर्ज पंचम को, हे भारत के भाग्य विधाता, जन गण मन अधिनायक जय है। जन पूरा जन समूह है, जन गण है पूरा, मन पूरा आपका क्या कर रहा है? अधिनायक आपका आशीष कर रहा है ना। तो जॉर्ज पंचम के उपलक्ष्य में यह उन्होंने एक जो आपका है जनगण मन जो गाना है, उन्होंने इसको गाया था। राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान, क्षमा चाहता हूं, राष्ट्रगान जो है जनगण मन, है ना, तो इनके उपलक्ष्य में गाया गया था। तो जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं, अज्ञेय हैं, भीष्म साहनी हैं। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं। और कमलेश्वर ने इस कहानी को, ध्यान में रखेंगे, कमलेश्वर ने इस कहानी को कब लिखा था? तो ध्यान में रखेंगे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर, ध्यान में रखेंगे साथियों कि जॉर्ज पंचम की जो कहानी है, ठीक है, इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत के भ्रमण पर निकली थी, उसी समय यह कहानी प्रकाशित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर आत्माराम की टेटें, आत्माराम
की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? करे गोविंद नारायण मिश्र हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है ये। देखता हूं इस प्रश्न का आंसर कितने लोगों के सही आते हैं। गोपाल राम गहमरी, बेसिकली गहमर जो है वो आप जानते हैं कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का, और उसी का नाम पर इन्होंने गहमरी, हालांकि एशिया का सबसे बड़ा गांव भी कहा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त है या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो भी आंसर देगा मैं ये मान लूंगा कि उनकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। कर आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? तो गोविंद नारायण मिश्र हैं, गोपाल राम घमरी जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन गजब है। जी हां, आज का क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब है। मेरा भी समझ लीजिए कि दिमाग हिला देगा आज का क्वेश्चन, है ना। अब कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र, कितने लोगों के आंसर भाई आ रहे हैं? ए बी, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। देखता हूं, विनीत यहां पर हैं, श्वेता हैं, फ्रूटी हैं, और रितेश जी हैं, निकिता हैं। बहुत सारे साथियों के उत्तर 18 के ए उत्तर आ रहा है। और कोई कह रहा है, ये कौन है? पूनम कुमारी। 18 का ए ऑप्शन है और ये बोल रही है कि यह राइट आंसर है। सर आपका क्वेश्चन के लिए पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा, आप टेंशन ना लें मित्रों। आपको इतना डीप मैं यहीं से बता दूंगा ना कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप मेरे साथ रात में हमेशा लाइव रहा करिए, बहुत सारी जानकारी आपको यहीं से दे दूंगा। सर जी आज वाला में 30 ही आया था, कोई बात नहीं है, बेहतर क्वेश्चन है। और अगर 40 क्वेश्चन में आपके 30 नंबर आज वाले पेपर सेट में आया था, इसका मतलब कि नो डाउट यू आर एक्सीलेंट बॉय या स्टूडेंट, जो भी है। लड़की होंगे तो ठीक है, लड़का है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हमने शब्दों का प्रयोग कर दिया और आंसर आपके भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे साथियों, आत्माराम की टेंटे, इसमें जो है आत्माराम के प्रतीक कौन है? गोविंद नारायण मिश्र को माना जाता है, इसमें गोपाल राम गहमरी को माना जाता है, इसमें बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है, और साथ ही साथ चौथा नाम यानी डी वाला नाम, एक और नाम लिख लीजिए, ठीक है। इसमें एक और नाम लिखिए चौथे नंबर पर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी माना जाता है। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी माना जाता है। ये 4 लोग हैं, आत्माराम के प्रतीक 4 लोग हैं, जिनमें आते हैं गोविंद नारायण मिश्र, जिनमें आते हैं गोपाल राम गहमरी, जिनमें आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, जिनमें आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे तो कहना चाहिए कि सभी आंसर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे। बोलिए एस या नो। कोई कह रहा है सर एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं रितेश जी, चाहे वो मैं क्लासेस लेता हूं ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना रितेश? बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रितेश कुमार कितने में टेस्ट सीरीज है? अच्छा, ये बात आपको पूछना है। तो यार भाई, आप जब प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाएंगे ना, तो वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी, वहां से एक बार देख लीजिएगा। अगर इसमें नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसको भी अभी मेंशन कर देंगे आपको कितने में है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें समय आप दीजिए, अभी आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। करे जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी बेसिकली लेखक जो होता है वह दूसरे के बारे में लिखता है, किसी विशेष पर्सन के बारे में वह जीवनी को लिखता है, ठीक है ना, उसको जीवनी बोलते हैं। रेखा चित्र नहीं होगा, उसको बोलते हैं साथियों आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। जब अपनी जीवनी कोई लेखक स्वयं लिखता है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी जीवनी स्वयं लिखूंगा तो क्या बोलूंगा कि यह मेरी आत्मकथा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान चंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यह बोल रहा है जैनेन्द्र कुमार से है, अमृतलाल नागर से है, यशपाल का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कितने लोगों के आ रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, कौन सा वाक्य है सर?
मतलब अभी थोड़ा सा हम लोग साहित्य पढ़ लें आपके क्वेश्चन का लास्ट में जवाब देते हैं या अभी दे दें, बोलिए। तो मैं आपको बता देता आप कंफ्यूज क्यों हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको यह भी बता दूंगा किस क्रिया का प्रयोग है और कौन सा वाक्य है, टेंशन ना लीजिए, है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास खत्म होने के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होती है आप मुझे एक बार तुरंत उसके पहले मैसेज करके याद दिला देंगे, तो मैं आपको डिटेल इसकी चर्चा कर दूंगा, है ना। थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं पहले, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, कह रहे कि ज्ञानचंद कृत कथा शेष शीर्षक की जीवनी किससे संबंधित है, बोला जैनेन्द्र कुमार है, दूसरा आपका बोल रहा है अमृतलाल नागर है, तीसरा बोल रहा है यशपाल है, चौथा बोल रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आना शुरू हो गया है, यशपाल जी नहीं, इसका सही आंसर होगा अमृतलाल नागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। देखिए साथियों, अरस्तु ने त्रासदी के कुल मिलाकर के 6 तत्वों को स्वीकार किया है। कितने तत्वों को, तो आप कहेंगे 6 तत्वों को इन्होंने स्वीकार किया है ना। ऑप्शन नंबर बी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हालांकि ये आपके संबंधित क्वेश्चन बेसिकली नहीं है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में आपसे आ जाता है। बोलिए भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमिलित कीजिए। एक दिन मैंने ये बताया भी था आपको, है ना। कह रहे वक्रोक्ति सिद्धांत। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। एक दिन मैंने इस प्रश्न का सेम चर्चा किया था, मुझे लगता है कि दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताएंगे, फास्ट कराएं, कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत, ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है आपका, औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य रीति, तो इसमें नहीं होगा आपका, इसमें तो मिल नहीं रहा ना। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मिलान करके आप बताइए जरा सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तद्दोषो शब्दार्थी किसका कथन है। कह रहा है कि सगुणावन लंकृति पुनः क्वापी, ये बोल रहा है कि अभिनव गुप्त का है, आनंदवर्धन का है, मम्मट का है। जी हाँ, यह कथन किसका है साथियों, मम्मट का है। मम्मट की एक किताब भी है जिसका नाम क्या है, काव्य प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि किसी का अभी यहां पर कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, फास्ट ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। उच्चारण दिया है और यहां पर वर्ण दिया हुआ है। ये कहने का सेंस ये है कि च वर्ण प वर्ण त वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। च की बात करते हैं तो तालव्य से होता है, प की बात करते हैं तो प फ व, है ना, ओष्ठ से होता है, त थ द दंत से होता है, ग कंठ से होता है। तो आप देख सकते हैं कि ए का दूसरा एक ही में दिया ही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि पूरा मिला लेते हैं, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, और सी का चौथा होगा और डी का पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, है ना। यह आसान सा प्रश्न था, बहुत ज्यादा सोचना नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। साथियों, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है। पहली आती है मैथिली, है ना, एक आती है मैथिली, देख लिए, मैथिली है, मगही है और भोजपुरी। कौन सी बोली है, भोजपुरी है।
ये 3 बोलियां आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन पूछा है कौन सी नहीं आती है, तो भोजपुरी तो आएगी, मगही आएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ी साथियों ध्यान में रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है यह पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। कौन कौन सी? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान में रखेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। किस हिंदी की बोलियां हैं? तो आप कहेंगे कि पूर्वी हिंदी की बोलियां यह 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 5 बोलियां आती हैं। कितनी? 5 बोलियां आती हैं। पहली कौन सी है? तो आप कहेंगे कि खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली, पहली लिख लीजिए, कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली। दूसरा है आपका बांगरू या हरियाणवी। कौन सा है? तो आप कहेंगे कि बांगरू या हरियाणवी, हरियाणवी। तीसरी है आपकी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। चौथा है आपका बुंदेली और 5वां है कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट्स लेते हुए चलिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? सघोष ध्वनि है तो करें स और ये वाला स। ठीक है, ठीक है। सघोष बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरे वर्ण को अगर छोड़ दिया जाए, किसको? पहले और दूसरे वर्णों को छोड़ दिया जाए, तो शेष तीसरा, चौथा और 5वां यह आपकी सघोष मानी जाती है। पहली और दूसरी आपकी अघोष मानी जाती है। कौन सी? अघोष साथियों मानी जाती है। जैसे हम क ख की बात करते हैं तो अघोष ध्वनि है, लेकिन वहीं पर कहते हैं कि ग घ अंग ये आपकी कौन सी ध्वनि है आपकी? तो कहेंगे सघोष है। ठीक है, घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम लोग घोष या सघोष ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो ह आपका कैसा ध्वनि है? तो आप कहेंगे कि सर यह सघोष ध्वनि है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके ए यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प संख्या ए आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि अयाद संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है ना? अब तो तेज है ना भाई, अब तो स्लो नहीं है। वैसे मैं आराम पढ़ाता हूं तो कहीं न कहीं इसलिए पढ़ाता हूं कि आराम से बताऊंगा, आपके दिमाग में समाहित हो जाएगा, लेकिन आप लोग फास्ट पढ़ने के आदी हो चुके हैं, है ना? चलिए, अयाद संधि का उदाहरण कह रहा है कि नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहा है नायक, नायक का संधि विच्छेद होता है नय धन अक, अय का आय हो जाता है, तो नय धन अक बराबर होता है नायक। यानी हम कह सकते हैं कि आपका अयाद संधि है, अयाद स्वर संधि है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, दूसरे हम लोग संधियों को देखते हैं। कह रहे नायिका, तो इसका होता है नय योग, नय योग इका बराबर होता है नायिका। इसमें भी आपका कौन सा होगा? अयाद संधि हो जाएगा। साथियों, वागीश की बात करते हैं तो होता है वाक धन ईश, वाक धन ईश बराबर क्या होता है? वागीश होता है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे। बोलिए एस या नो? कोई कह रहा है कि सर 26 क्वेश्चन में बी सी क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं कौन सा है। अरे नहीं भाई, ये वर्ग नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि आप, मैं समझ गया आपकी बातों को। रुकिए, आप ये कहना चाहते हैं कि य, र, ल और व, फिर कह रहे हैं कि स, और ह। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुन लीजिए। बेसिकली आपका ये कहना है, जो कहे हैं मुझसे पूछे हैं, कौन है? रिमझिम। इनका कहना यह है कि 26 क्वेश्चन में सर बी सी क्यों नहीं होगा? यानी पहला और दूसरा तो होता है ना, यही ना आपका कहना है, लेकिन पहला दूसरा सिर्फ वर्गीय व्यंजन में होता है। वर्गीय व्यंजन आपके कितने हैं? कुल मिलाकर के 25 माने जाते हैं, और यह वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग हुआ,
च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, त वर्ग हुआ और प वर्ग हुआ। इन वर्गों के अंतर्गत आते हैं क से क ख ग घ हंगा, च से च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द ध और प प भ म। तो इसमें आपके कुल 1 2 3 4 5 वर्ण हैं। हर वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 5 वर्ग होते हैं, इसलिए 5 5 25 वर्ण होते हैं टोटल, है ना। तो पहला और दूसरा इसमें जो होते हैं यह आपके अघोष होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा जो होता है यह आपका सघोष होता है, ठीक है। लेकिन यह अलावा यह वर्गीय व्यंजनों में नहीं आता है, स स स ह यह वर्गीय व्यंजनों में नहीं आता है। तो ध्यान में रखेंगे साथियों कि स स स ये आपके सघोष होते हैं और य र ल व और ह, क्षमा चाहता हूं उल्टा बोल दिए, हमने कहा कि स स स ये आपके क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि यह अघोष होते हैं और य र ल व और ह ये आपके सघोष ध्वनि होती हैं। जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, है ना। तो सघोष का अर्थ समझ लीजिए, इसीलिए मैं तेजी से नहीं बता रहा हूं, बहुत आराम से चीजों को बता रहा हूं। सुन लीजिए ध्यान से, फिर से सुन लीजिए एक बार, सारी बातें क्लियर करते हुए ही चलेंगे। आप लिख लीजिए सघोष ध्वनि बेसिकली होती क्या है। तो आप कहेंगे किसी वर्ग का दूसरा, यानी किसी वर्ग का, क्षमा चाहता हूं, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, है ना, सघोष होता है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि जितना भी आपका य र ल व और ह, य र ल व और ह ये भी आपके सघोष होते हैं। और तीसरा पॉइंट, सभी स्वर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सघोष हैं। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं, सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रख लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? एस या नो? कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका ना। अगला क्वेश्चन करे शब्द धन अर्थ संधि क्या है आपका, शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना। तो देखिए शब्द और अर्थ की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं साथियों शब्द और अर्थ की, तो क्या बनेगा, आसान सा है, शब्द योग अर्थ, है ना। तो शब्द योग अर्थ, यहां पर अ और इसके साथ अ जुड़ा है, तो अ और अ के योग से आपका आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। यानी ये पूरी संधि हो जाएगी आपकी शब्दार्थ। क्या होगा, शब्दार्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। संधि कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि सर यह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि ये हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका शब्दार्थ ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे। एस या नो? 28 नंबर का सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। साथियों प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ध्यान में रखेंगे, और मूल शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। देखिए मूल शब्दों के अंत में प्रत्यय बेसिकली होते क्या है, तो आप कहेंगे कि मूल शब्द के अंत में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं। अब अंत में लगते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात यह देखनी है कि इसमें मूल शब्द है क्या चीज। जब मूल शब्दों को हम खोजते हैं तो मूल शब्द यहां पर कौन सा है, तो नेपाल धन ई। नेपाल आपका मूल शब्द है, नेपाल क्या है, मूल शब्द है ना। और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है।
कृत प्रत्यय यह मूल धातुओं में लगते हैं, ठीक है, मूल धातु में लगते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले जो प्रत्यय हैं यह आपके तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्ययों को हम लोग तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। नेपाल एक प्रकार की संज्ञा है। नेपाल क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें जैसे ही ई प्रत्यय लगेगा तो यह बन जाएगा नेपाली, यानी यह तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे कि नेपाली शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करे कि दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। करे कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? दामोदर कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता है। केशव कामदेव को नहीं कहते हैं। ये मधी रिपु नहीं है, मधुरिप होनी चाहिए था। गोविंद कामदेव को नहीं कहते हैं, सब गलत है आपका। आदित्य सूर्य को कहते हैं, अज नहीं होगा आपका, प्राज्ञ नहीं होगा, कोविद नहीं होगा, ठीक है। मदन कंदर्प मनमथ मनोज रतिपति मनसीज पुष्पधनवा, रतिपति रति के पति हैं, ठीक है, रतिपति मनमथ हो गया ना, पुष्पधनवा एक शब्द आता है पुष्प धनवा, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। तो मदन कामदेव का पर्यायवाची है। कंदर्प मनमथ मनोज रतिपति मनसिज एक शब्द आता है मनसिज, लिख लीजिए मनसिज पुष्पधनवा, ये सारे पर्यायवाची आपके कामदेव के होते हैं। ऑप्शन नंबर यानी विकल्प संख्या आपके सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए कितने लोगों के उत्तर बिल्कुल सही आए हैं? ऑप्शन नंबर सी, कितने लोगों के उत्तर सही आए हैं? सर क्या बीपीएससी 4.0 में सीटेट बाहर हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, आप चिंता ना करें, ठीक है। पवनेश पाठक बिल्कुल नहीं, कौन कह रहा है? बोलिए इतना आसान है क्या कि जब मन करेगा तभी आप किसी का सिलेक्शन कर लेंगे और जब मन करेगा तभी बाहर कर देंगे? ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द आता है बुभुक्षा। क्या आता है? बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी, मुमुक्षा नहीं होता है, एक शब्द आता है मुमुक्षु, ठीक है, एक शब्द आता है मुमुक्षु, यानी मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब आ गया है आपका एक निर्देश। इस निर्देश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई देखते हैं कि पैसेज में क्या कह रहा है। जब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भरनी हो तो सबसे पहले एक बार पैसेज को पढ़ लेना चाहिए, यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। कह रहा है कि समझने वाली बात समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी हमारे अकेले की नहीं होती, सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे को एक साथ चढ़नी होती है, पूरे समाज को, या कुछ भी यहां पर आएगा देखते हैं। और यह बात पूरे समाज को, देखिए समाज की बात हो गई ना, पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर का दायित्व भी उन पहाड़ दिखाई देता है की होती है जिन्हें यह कर गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान, यानी फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आइए देखते हैं क्या है। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी क्या लड़ाइयां, सारी लड़ाइयां यहां पर लिख लीजिए, सारी लड़ाइयां हमारे अकेले की नहीं होती, सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। सारे क्या? सारे किताब पहाड़, भाई चढ़ना किस पर है? पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। तो यहां पर हो जाएगा पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे, अब पूरे क्या है? ये तीसरा होना चाहिए था ना, पूरे समाज होना चाहिए था। ये देखते हैं, हाँ बिल्कुल। तो कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज, क्या है? पूरे समाज, मैंने बताया भी था, पैसेज पढ़ने से ही लग गया। तो कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को
समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर का दायित्व भी उन पहाड़ों जैसा दिखाई देता है। मगर इस पर किसका दायित्व, आइए देखते हैं। मगर इस पर 35 नंबर है ना, मगर इस पर चढ़ने का दायित्व, ठीक है, मगर इस पर, चूंकि पहाड़ पर चढ़ेंगे तो मगर इस पर चढ़ने का दायित्व कहां गया, मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन पहाड़ पर दिखाई देता है, की होती हैं जिन्हें ये क्या है, की होती हैं, नहीं अब नहीं है कुछ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। करे पाणी, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए पाणी का अर्थ होता है हाथ, पाण का अर्थ होता है कर माने भी हाथ होता है, लेकिन पाण का अर्थ क्या पानी होता है, तो देखिए ध्यान में, तो कर और हाथ ये दो चीज तो मिल गया, इसका अर्थ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके डी आंसर आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय जी की एक कृति है जिसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार, है ना, और इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कितनी नाव में कितनी बार, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक ना। जी हाँ 1978 लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कर आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था। आपको पता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी नहीं। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन ध्यान में रखेंगे, और ग्रियर्सन, यह दो ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा था। क्या कहा था इन्होंने, तो आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा था, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। क्या कहा था, तो आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है आपका, वीरगाथा काल कहा था। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 39 के उत्तर बताना है। आप लोगों ने कहा सर थोड़ा सा फास्ट बताइए, मैंने थोड़ा फास्ट भी बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की बात करते हैं। 39 का आंसर कौन सा सही होगा, और इसके बाद कौन सा है, 40 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आसान प्रश्न आपके समक्ष हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स तब तक देख रहा हूं भाई। प्रियांशु राज, इनका कहना है कि बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है इनका। साथियों ध्यान रखिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये बोल रहा है। पश्चिमी हिंदी में कुल मिलाकर के 5 बोलियां आती हैं, जिसमें हमने अभी उल्लेख किया थोड़ी देर पहले कि पहला आता है कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी या खड़ी बोली इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौरवी या खड़ी बोली। दूसरा आता है बांगरू या हरियाणवी। क्या आता है, तो बांगरू या हरियाणवी। तीसरा आता है आपका ब्रजभाषा। कौन सी भाषा, तो ब्रजभाषा आती है, ठीक है ना। चौथा मैंने क्या बताया है थोड़ी देर पहले, चौथा मैंने बताया क्या है, पांचवा, चौथा ना, चौथा बघेली, क्षमा चाहता हूं मैं, बुंदेली, और पांचवा होता है कन्नौजी। क्या होता है, कन्नौजी, ठीक है। तो यह 5 जो बोलियां हैं वो किसकी हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। कन्नौजी बिल्कुल सही है, ब्रजभाषा
बिल्कुल सही है। लेकिन अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, साथियों 3 बोलियां आप ध्यान में रखेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे कि सर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। ये किस हिंदी की बोली मानते हैं इसको? तो आप कहेंगे कि सर पूर्वी हिंदी की बोली इसको मानते हैं। ठीक है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे, बघेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। करे आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? कई बार हम लोग बता चुके हैं कि आदिकाल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने, ये तो रिपीटेड हो गया जी, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? इसको चारण काल कहा था, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी आदिकाल का नाम चारण काल के नाम से जाना। तो आज के लिए हम लोगों ने हिंदी के सेट संख्या जो आपका 27 है, इसके 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण देखा है। कल हम लोग इसी टाइम मिलेंगे साथियों, सेट संख्या 28 के विस्तृत विश्लेषण को देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।